नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन का शीर्षक है उसका विषय है सामूहिक वस्तुएं एवं प्रकृति अध्ययन भाग 2, ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड नेचर स्टडी पार्ट 2। आप पार्ट 1 में संयोजन के स्केच को देखा, उसी का विस्तार रूप इस सेशन में आप देखेंगे, जिसमें होगा प्रधानता शेडिंग के, डायमेंशन के, टेक्सचर के, पर्दे के फोल्ड्स के और लास्ट में ओवरऑल कहाँ फोकस किया जाए टोन का, वो भी। इसके लिए सामग्री जो भाग 1 में था वही इस मॉड्यूल में है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पेंसिल, कागज़, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, इरेजर, कटर इत्यादि। तो आइए चलते हैं शेडिंग की तरफ, ड्राइंग मोड की तरफ। पार्ट 1 में जो आपने जहाँ छोड़ा था स्केच करना, उसी के आगे का भाग रेखांकन कर ड्राइंग कर मैं दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। आप सभी इस स्केच को ध्यान से देखिए और इमेज को भी देखिए। पहले मैं ग्लास जो है स्टील का, उसको सेट करके बताता हूँ। उसमें छाया प्रकाश कैसे दिख रहा है उसे मैं करके आपको दिखाता हूँ। लाइट जो है इस चित्र में राइट साइड से आ रही है, तो राइट से आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे हाईलाइट होगा ग्लास में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मतलब हेजी सा है टोन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक टोन डाल देते हैं हाईलाइट को छोड़ते हुए। कुछ तो स्केचिंग के टाइम ही टोन को डाल दिया गया था। यहाँ पे मैं 45 एंगल नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन और क्रॉस मतलब लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दो टोन अभी आपको दिखने लगा लगभग। दोबारा से भी मैं कर लेता हूँ। तो दो टोन आपको दिखने लगा साफ ग्लास में। मैक्सिमम यहाँ तक जो टोन है ज़्यादा है। हाफ पार्ट में एक अलग है, लेकिन हाफ पार्ट राइट साइड में दो पार्ट में डिवाइड है टोन, तो उसको मैंने यहाँ कर दिया। चित्र में आप देखिए, आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन है ग्लास पे। किनारे पे थोड़ा सा डार्क करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ते हुए डार्क टोन का शेडिंग करेंगे। अब क्या है कि अब जो पहले से एक टोन था उसको छोड़ते हुए अब इस एरिया का हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ से फिर एक टोन डालते हैं। थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से भी इसके डायमेंशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ग्लास के बाहर के हिस्से में ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी सी डार्क टोन दिख रही है, तो उसी टोन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा बीच के टोन लाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल का जो संचालन है वो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कटा सा लाइन आ जाएगी आपके शेडिंग में। अब राइट साइड का जो हिस्सा है, थोड़ा सा टमाटर का उस ग्लास पे शैडो पड़ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा डार्क है, फिर लाइट है, तो इसको आप कर सकते हैं। राइट साइड में थोड़ा सा लाइट
छोड़ते हुए देख सकते हैं आप। तो स्टील का जो कैरेक्टर होता है वो अलग ही होता है, आप देख सकते हैं। आइए इस ग्लास के अंदर के भाग को देखते हैं। यहाँ पे डार्क दिखेगा आपको। और आते आते यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा। मिक्स में टोन यहाँ दे रहा हूँ। फोर्टी फाइव पे भी यहाँ चला सकते हैं, वर्टिकल भी चला सकते हैं लाइन, हॉरिजॉन्टल भी चला सकते हैं। तो गहराई का आभास होना चाहिए आपको यहाँ पे। यहाँ थोड़ा मैक्सिमम और डार्क कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड के भी टोन को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे, थोड़ा सा स्मगिंग भी कर सकते हैं आप थंब का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क है। तो जब बार बार आप प्रयास करेंगे तो हाथ सेट हो जाता है और आपका दिमाग भी चलने लगता है कि सेटिंग ऐसे ही हुई होगी। यहाँ इतनी लाइट नहीं है, थोड़ा सा हमें डल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा डल होते हुए लाइट की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऊपर का एक डायमेंशन आपको मिलना। अब बाहर के हिस्से को भी आप देखिए, थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे इसके डायमेंशन को। अब थोड़ा सा डल करेंगे भी टोन जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लाइट हल्का सा डल करेंगे। वो लाइट रहेगा ही लेकिन थोड़ा सा डल रहेगा। सारे जो टोन है नीचे को गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, स्टेप्स में दिख रहा है टोन। आप यहाँ भी थोड़ा सा डार्क टोन बढ़ाएंगे नीचे से। मतलब जो आप बना रहे हैं स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो स्टील जैसा प्रतीत होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा डार्क है। उसके बाद ड्रेपरी का हिस्सा है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। गहराई को भी ध्यान देना है, गोलाई को भी ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा वर्टिकल मैंने लाइन चलाया है इस हिस्से में, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे थोड़ी गहरी लाइन आप देख सकते हैं। लाइन चलाने का जो तरीका है क्षैतिज ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे भी छोटे से टोन है, तो अभी बहुत बारीक टोन में आप नहीं जाइए। बोल्ड जो टोन है उसी को आप ध्यान दें, देख पाएंगे। तो लगभग एक गिलास की गोलाई है वो दिखने लगी। आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही बैकग्राउंड में चलते हैं, ड्रेपरी करते हैं थोड़ा सा यहाँ के आसपास के एरिया को, कि प्लेट अपने आप क्लियर हो जाए थोड़ा सा टोन देने से ही।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक फोल्ड और दिख रहा है। या थोड़ा सा टोन बढ़ाएंगे। प्लेट चूँकि लाइट है, लेफ़्ट से ही स्टार्ट करते करते राइट के साइड बढ़ेंगे। मैक्सिमम यहाँ डार्क लाइन है, प्लेट के नीचे साइड में शैडो है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी सी लाइट भी है यहाँ नीचे ये झुक रहा है, उसके बाद ये मैक्सिमम यहाँ पे डार्क टोन है। आप यहाँ पे थोड़ा शैडो देख सकते हैं ग्लास का। यहाँ पे मिडिल टोन का शैडो है पर्दे में के फोल्ड में, और भी थोड़ा सा यहाँ डार्क शेडिंग आएगा फोल्ड के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग बढ़ाएंगे। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस, सारे रेखाओं का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और ये लाइन आप तभी खींच पाएंगे, ऐसे शेडिंग कर पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास नहीं है तो फिर मुश्किल थोड़ा सा होगा शेडिंग करने में, इसलिए आप अभ्यास करते रहें आप लोग, ताकि आप जो भी बनाया जा रहा है उसका जब प्रैक्टिस करें तो बेहतर आप बना पाएँ। प्लेट का जो टोन है थोड़ा सा स्मगिंग करेंगे, पत्ती के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि पत्ती तो बहुत डार्क है, तो प्लेट का एक टोन आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आप लोग इरेजर से इसको मिटा सकते हैं, जो ड्राइंग के टाइम स्केच करने के टाइम में लाइन थी। अभी मेरे पास नहीं है इरेजर, इसलिए मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग मिटा के शेडिंग कर सकते हैं। पत्ती का शेडिंग भी इसी के साथ डाल सकते हैं, जगह जगह पे उसका शेडिंग प्लेट पे गिर रहा है, हल्का सा इसमें से कलर उठाना है और उसको थोड़ा सा प्लेट में ओवरलैप कर देना है, तो शेडिंग का काम करेगा। इसका भी शेडिंग गिर रहा है यहाँ पे। यहाँ भी थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे, तभी प्लेट उभर कर आएगा आगे। अब टमाटर और प्लेट के बीच में और फोल्ड में बहुत डार्क है टोन एक है, उसको यहाँ पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद पर्दा बनाएं आप। तो हर वस्तु एक दूसरे से अलग प्रतीत होना भी चाहिए दिखने में। और ऊपर में भी थोड़ा सा एक टोन दे सकते हैं आप लोग। यहाँ जो हिस्सा है दे सकते हैं। पत्ती इसी में मर्ज हो जाएगा, तो अभी एक टोन आप दे दें, क्योंकि पत्ती डार्क ही है। बैकग्राउंड का जो एक टोन है इसको भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे, वो दिख भी रहा इमेज में, आप देखते जाएं, थोड़ा सा डार्क है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग है।
यहाँ भी थोड़ा सा डायमेंशन ऐसे क्रिएट करेंगे। यहाँ अर्धचंद्राकार लाइन आपको खींचना है। क्रॉस लाइन से शेडिंग की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टोन बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक फोल्ड पड़ रहा है, इसको दिखाना है। अच्छा लग रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करेंगे लेड की लाइन को रखते हुए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ पे टोन। तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा कि क्लियर हो रहा है फोल्ड। बारीक से बारीक आपके समय पे निर्भर करता है कि किस टोन का प्रयोग कर पा रहे हैं। आप फोल्ड को ध्यान से देखेंगे तो मेन जो फोल्ड है उस पर आपको ध्यान आकर्षित करना है। जो मेन फोल्ड है, जो डार्क है फोल्ड, उसको पहले पकड़िए। जो सपोर्टिंग फोल्ड है उसको तो आप स्मगिंग के द्वारा ही क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस शेडिंग का प्रयोग करूँगा मैं। तो सभी रेखाओं की अपनी एक ब्यूटी होती है, आप देख पाएंगे होंगे। तो जब आप प्रयास करेंगे तो गति के साथ आप भी कर पाएंगे। तो इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्टिंग जो फोल्ड्स हैं उसको आप जो पहले से टोन विद्यमान है उससे आप दे सकते हैं। कुछ लाइन के द्वारा देखिए, फ्री लाइन में खींच रहा हूँ, उससे भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। और कोई दबाव नहीं, प्रेशर में नहीं काम करना है। स्वतंत्र होकर एंजॉय के साथ करेंगे तो सीखेंगे भी और अच्छा रिजल्ट भी आएगा और आनंद भी मिलेगा आपको। यदि बिगड़ता है तो बिगड़ने दें, दूसरे में फिर कंट्रोल करेंगे, लेकिन स्वतंत्र होकर काम करेंगे, अभ्यास करेंगे। मन में दबाव ले करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और हर वर्क में इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखना है कि पहले कैसा था, आप
स्केचिंग आपका। और इस कोर्स में ज्वाइनिंग के बाद कितना विकसित हुआ है आपका, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसको भी देखना ज़रूरी है। और क्या नया आप लोगों ने सीखा। और सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता, हर उम्र में आप जितना भी काम करेंगे सीखते ही जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपने मुख्य रूप से क्या आप में अंतर आया आपके अभ्यास कार्य में। थोड़ा सा यहाँ टोन अलग है। देखिए फ्री होकर चलाना है, जो पहले से स्केच है उसी में कंट्रोल करना है आपको। प्लेट चूँकि वाइट है और ड्रेपरी थोड़ा सा उससे भी डार्क है, तो थोड़ा डल करेंगे टोन को। टोन का ही कमाल है, यदि टोन प्रॉपर आप देंगे तो जो जैसा दिख रहा है वैसा आभास उत्पन्न होने लगेगा। टोन से पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है किसी वस्तु का, तो इसलिए आपको ध्यान देना ही है। और जब डार्क टोन की आवश्यकता होती है तो आपको जो भी पेंसिल है उस पे ज़्यादा बल देना है, आपको ज़्यादा दबाव के साथ चलाना है, तभी वो अपना अक्स देगा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ड्रेपरी धीरे धीरे अपने रूप में आ रहा है, अपने डायमेंशन में आ रहा है। पहले स्केच था 2D में था, धीरे धीरे 3D में कन्वर्ट होने लगा है। और एक कार्य धैर्य है के साथ करेंगे तभी उत्पन्न होगा, बहुत जल्दी बाहर जी में नहीं होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी टेक्निक है कि आप थंब से स्मगिंग करके तुरंत टोन से निकाल दें। और यदि आप स्टूडियो में काम कर रहे हैं तब तो घबराने कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझकर आप कार्य करते रहें। यहाँ मैक्सिमम डार्क करेंगे, जैसे कि मैंने टोन पढ़ाया था कि डार्क टू लाइट करना है, वही थ्योरी यहाँ अप्लाई करना है आपको। मैक्सिमम यहाँ डार्क कॉर्नर में दिख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे जाकर लाइट हो जा रहा है, तो आगे पीछे का आभास हो रहा है। फोल्ड में फोल्ड मैक्सिमम कौन पीछे, अब यहाँ पे भी मैं डार्क दे रहा हूँ तो मैक्सिमम यहाँ फोल्ड पीछे है, तो उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फोल्ड में बहुत से टोन होते हैं, आगे पीछे उसको आपको ध्यान देना पड़ता है। और उस जो शेडिंग है उसमें सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, लाइन हार्ड नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी ध्यान आपको देना है। यहाँ थोड़ी सी जो फोल्ड है उसको क्रिएट करते हैं। आप लोगों को जितनी मात्रा में वीडियो चाहिए उतना मैंने तैयार किया हुआ है। आपको फार्मूला ही मैं बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, बाकी अभ्यास आपको करना है। यदि मैं एक डेमो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप 10 उसके आधार पे प्रैक्टिस करें, तभी हो पाएगा। नहीं तो बस एक मैंने कर दिया, बस एक आपने बना दिया, तो हाथ सेट नहीं होगा। हाथ सेट करने के लिए एक के बदले आपको 10 करना है, तभी वो सक्सेस भी हो पाएगा आपका अभ्यास। यहाँ थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। प्लेट लाइट है तो थोड़ा सा इस टोन से अलग करेंगे, इसके टोन को, इसे गहरा करेंगे। आप समझिए चीज़ों को। और जो साइंस के भी विद्यार्थी होंगे, आईटी के होंगे, एग्रीकल्चर के होंगे, कोई भी स्टूडेंट, अपने प्रोजेक्ट को आप खुद बनाएं। जैसे लैब है, कोई इक्विपमेंट्स है, आप यदि शेडिंग के साथ बना कर प्रेजेंट करते हैं तो
वहाँ अलग आपके लिए क्लैपिंग मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं। यदि जो आईटी फाउंडेशन के भी विद्यार्थी हैं, एडमिशन के बाद अपने इक्विपमेंट्स, लैब के जो इक्विपमेंट्स आप खुद बनाएं और डायमेंशन के साथ बनाएं। फाइन आर्ट्स वाले तो करते ही हैं, जैसे निफ्ट हो गया, और भी सारे डिसिप्लिन हैं, उसमें आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो क्राफ्ट टीचर होंगे, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वो भी यदि सीख के अच्छे से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी। प्ले स्कूल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टीचिंग जॉब कर रहे होंगे, तो आपको इंगेज कैसे रखना है छोटे छोटे बच्चों को, उनसे बस शेडिंग का काम करवाइए। आप प्लेन पेपर दे दीजिए, उस पर शेडिंग करते रहें, मतलब फ्री लाइन वो खींचें। अपना दिमाग आप मत लगाएं, उनको छोड़ दें कि आपको लाइन क्रिएट करना है बस। तो आप भी सीखेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, और बच्चे जो सीखेंगे तो सीखेंगे। प्ले के साथ उनको सिखाना है, कोई थोपना नहीं है आप लोगों को कि परफेक्ट ऐसे बनाना वैसे बनाना है। और ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो ऐसी चीज़ है कि आप यदि कोई स्टोरी लिखते हैं शौकिया तौर पे, तो उसमें ऑब्जेक्ट का स्केच करके उसको सिंबॉलिक दिखाया जा सकता है। जैसे बहुत से पोएट भी होते हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, कोई पोएट्री लिखा उसके बगल में एक इलस्ट्रेशन कर दें, छोटा सा ऑब्जेक्ट कोई ड्रॉ कर दें जो जिससे रिलेटेड है, तो और भी ब्यूटी उसकी बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्ट स्टडी तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, काम भी आता है आपके लिए, बेकार नहीं जाता है। तो रुचि होनी नहीं होनी वो अलग बात है, लेकिन इसकी सार्थकता है, बेकार नहीं जाएगा, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं जाता है। तो वैसे ये भी है। और जब आप ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं तभी अपने इमोशन को भी आप पेंट कर पाते हैं। जैसे आपने सोचा, बहुत आपका दिमाग चल रहा है, हाथ चल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हाथ चलना चाहिए, दिमाग चल रहा है तो हाथ चलेगा, तो आप अपने इमोशन को अच्छे से पेंट कर पाएंगे। आपके इमोशन में आ गया कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट और जिसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो अपने इमोशन को आप पेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इस कार्य से आपको यही और भी लाभ मिलेगी कि जब अपने इमोशन को आप पेंट करेंगे, क्रिएटिव पेंटिंग जब करेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसीलिए करवाया जाता है कि वस्तु के बनावट को सीख पाएँ, वस्तु के आयाम को सीख पाएँ, उसके कैरेक्टर को पकड़ पाएँ, उसके टेक्सचर को समझ पाएँ। तो वही है। बहुत से आर्टिस्टों का आप काम देख रहे होंगे, यूरोप के भी आर्टिस्ट हैं, इंडिया के भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही काम किया स्टिल लाइफ पे। उनका अपना एक टेक्निक है, तो सबके काम को भी आप देखें, तभी जाकर आप ऑब्जेक्ट स्टडी को समझ पाएंगे और स्टिल लाइफ को, वस्तु चित्रण को। टाइटल से ही पता आपको लगता है कि वस्तु चित्रण, स्टिल लाइफ को, कि मतलब वस्तुओं का चित्रण यहाँ करना है। चूँकि इस कोर्स का नाम ही ऐसा है, ऑब्जेक्ट स्टडी। स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ भी जो इसका टाइटल है कोर्स का, उसको भी, और तरीका अलग है कहने का, कई नामों से जाना जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास इरेजर होता तो थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर देता, उसकी लाइट आ जाती, अभी है नहीं मेरे पास। आप लोग जब बनाएं तो या तो वाइट छोड़ दें, इरेजर से थोड़ा सा इसको निकाल लूँगा तो अपने आप डायमेंशन आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, डायमेंशन प्लेट का अपने आप आ गया है। हल्की सी इसमें 45 एंगल का भी चला सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी से भी दिखा सकते हैं। आप यह ओवरलैप कर सकते हैं पत्तियों को। आइए पत्तियों को भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं ऊपर से।
मैक्सिमम डार्क है। थोड़ा थोड़ा ऊपर की पत्ती को तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहा है, केवल एक टोन दिख रहा है और बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टनेस उसकी बरकरार रखनी है, टोन को समझना है आपको। ये थोड़ा सा लाइट ही है लेकिन पर्दे से थोड़ा सा डार्क है या इसी के आसपास का टोन है। जो पर्दा है तो हल्का सा यहाँ दे सकते हैं आप। यहाँ जो टोन है थोड़ा सा डार्क है, वाइट छोड़ते हुए आप उसको देख सकते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि करते करते आपका आँख थक जाए, हाथ तो थकेगा लेकिन दिमाग का थकना अलग होता है। दिमाग थक जाएगा तो हाथ ही नहीं चलेगा, यदि दिमाग नहीं थका है तो हाथ तो चलता ही रहेगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अपनी रेटिना को थोड़ा डाइवर्ट कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपको मुख्य रूप से जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाती हैं। नहीं तो करते करते क्या होता है कि रेटिना थक जाता है और फिर हाथ वहाँ रुक जाता है और फिर हम गलतियाँ करने लगते हैं और जो दिख रहा है उसको हम देख भी नहीं पाते हैं। तो उसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। नीचे के पत्ती को प्लेट के अब यहाँ दो पार्ट में पहले दिख रहा है, तो ये डार्क है लाइट है। तो पहले इसको एक दो टोन में डिवाइड कर लेते हैं। दो टोन में डिवाइड करके आगे तो बढ़ते हैं धीरे धीरे। मैंने जब टोन पढ़ाया था और शेडिंग, तो लाइट से डार्क या डार्क से लाइट धीरे धीरे, तो तीनों टोन दिखेगा, डार्क में भी टोन दिखेगा और लाइट में भी टोन दिखेगा। तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे भी डार्क करते हैं। अब इसमें जो रेसाएँ हैं उसको हल्का सा कर सकते हैं। एक दिन मैंने और भी मॉड आपको बताया था, तो उस वीडियो को भी ऑब्ज़र्व करें जहाँ नेचर स्टडी मैंने दिखाया था ऑब्जेक्ट के साथ, उसमें यहाँ थोड़ा सा डार्क करके यहाँ पे डार्क कर लेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो दिखने लगेगा। इसका शैडो थोड़ा सा प्लेट के साथ दिख रहा है तो हल्का सा यहाँ दिखा सकते हैं। प्लेट के साथ प्लेट पे गिर रहा है क्योंकि लाइट इसके ऊपर आ रही है पत्तियों के, तभी वो डायमेंशन होगा, लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है वो। ऐसे ही नीचे वाली पत्ती को। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो दो तीन पत्तियों को डिटेल करके बाकी को हल्का सा एक टोन देके छोड़ देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है आप लोगों के पास, लेकिन मार्किंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोन को आप ज़रूर दिखा दें कि किस टोन में वो दिख रहा है। तो वैसे यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए और भी पेशेंस चाहिए पत्तियों के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि एक आभास हो रहा है, रियलिस्टिक आभास हो रही है। थोड़ा सा रेसा इम्प्रेशन दे देंगे, क्योंकि ये पत्ती जो है ऑब्जेक्ट के साथ है, केवल पत्तियों का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। और इसका थोड़ा शैडो यहाँ प्लेट पे दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक अलग डायमेंशन में दिख रहा है। यहाँ पे भी डार्क है इधर और उसके नीचे थोड़ा सा लाइट है, अब यहाँ थोड़ा सा लाइट है। बाद में इसमें एक रेसे को दिखा सकते हैं। उसके आगे की पत्ती की तरफ आते हैं। ये एरिया डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, लेकिन टोन दे देते हैं पहले पूरे में। यहाँ जाते जाते थोड़ा सा लाइट हो गया, लेकिन मैक्सिमम थोड़ा डार्क करेंगे
क्योंकि आगे की पत्ती है। एक टोन हो गया। अब दूसरा टोन, एक लाइन खींचेंगे, वहाँ से टोन है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसमें भी थोड़ा सा रेसा दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा डार्क करेंगे। वैसे ही अपोजिट साइड जो पत्ती है एक टोन दे देंगे। अब यहाँ पे मैं वहाँ वर्टिकल क्या दें, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। 45 एंगल पे भी आप चला सकते हैं। तो बेस इतना हो गया। अब ऊपर के हिस्से में आपको डार्क करना है। यहाँ 45 भी दे सकते हैं, आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो पत्ती का आभास आपको मिल गया। इसकी ब्रांच को थोड़ा सा टोन दे देंगे, क्योंकि इतना तो लाइट है नहीं, क्योंकि प्लेट मैक्सिमम लाइट में है। और नीचे आते हुए थोड़ा लाइट कर देंगे, क्योंकि ग्लास अपने आप में डार्क है। आइए टमाटर की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा मिड टोन में होगा, जो ग्लास और पत्ती है उससे, क्योंकि ऑरेंजिस टोन है इसमें। और टाइम कम है तो आप क्या करते हैं, थंब से ही या किसी फिंगर से आप स्मग कर सकते हैं। हाईलाइट को छोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हल्का सा इस पर एक टोन दे देंगे, और लेफ़्ट साइड जो रिफ्लेक्शन लाइट है उसको छोड़ देंगे आप। जिसका आगे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे से डार्क करते करते लाइट की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा डार्क बढ़ा देंगे तो अपने आप टमाटर आगे आ जाएगा। तो कम टाइम में, कम समय में कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, और टमाटर से आप देख सकते हैं। तो एक इसमें भी डायमेंशन आपको प्राप्त हो गया टमाटर का। यहाँ भी थोड़ा सा टोन बढ़ा देंगे तो अपने आप प्लेट आगे आ जाएगा। आइए थोड़ा सा नीचे के जो कपड़े के फोल्ड हैं ड्रेपरी के, उसको डिटेल कर देते हैं। टमाटर से थोड़ा सा लाइट है यहाँ का कपड़ा, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि फोल्ड का क्या महत्व होता है ऑब्जेक्ट के साथ। और हर वस्तु एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, उभरता हुआ प्रतीत होना चाहिए। तभी डायमेंशन क्रिएट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल कर लेते हैं। ये लाइट है, यहाँ थोड़ा सा एक टोन है बस। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ एक लाइन चला देंगे आप। मिक्स लाइन का प्रयोग हो रहा है। धुंधला करके देखेंगे टोन को तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे फोल्ड को। तो मैंने केवल इसी एरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल किया है, और यहाँ की ड्रेपरी को नीचे हम छोड़ देते हैं। उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है। थोड़ा सा स्केच करके आप छोड़ दें चीज़ों को, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो कटा कटा सा लगेगा कोलाज है। तो कुछ कुछ पार्ट को स्केच मोड में ही छोड़ देते हैं। यदि यही ग्लास नेचुरल लाइट में होता है तो अभी तक टोन
चेंज हो जाता, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है तो जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट चेंज करके भी करें, नेचुरल में भी आर्टिफिशियल में भी, तो समझ में हो रहेगा। तो आप लोगों को समूह वस्तुएं और प्रकृति अध्ययन का एक कंपोजिशन मिल गया जो ड्रेफरी के साथ है। तो ये रहा स्टिल लाइफ जो समूह में वस्तुओं को रखकर प्रकृति के साथ किया गया है। डियर लर्नर्स, आप सभी ने देखा कि कैसे स्केच से ड्राइंग मोड में जाते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं शेडिंग को, टेक्सचर को, और सबसे बड़ी बात है कि पर्दे के फोल्ड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपने देखा मैंने मैक्सिमम डार्क टोन को पहले अप्लाई किया पर्दे में, पर्दे के फोल्ड में, उसी के टोन को जहाँ लाइट था वहाँ मैंने थंब से या फिंगर से स्मग कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा एक स्ट्रोक्स लगा दिया, उससे वो क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत ही एक अपना जो अनुभव था वो मैंने शेयर किया। तो आप ऐसे ही एक कंपोजिशन अपने स्टूडियो में रखकर, अपने जो अभ्यास स्थल है वहाँ रखकर आप प्रयास करें और इससे बेहतर बनाने का प्रयास करें। मैंने बहुत कम समय में इस ऑब्जेक्ट को संयोजित कर बनाया है। आप पूरा टाइम लीजिए और मेरे से बेहतर आप बनाइए। मैं भी सीखता हूँ, नित्य प्रतिदिन मैं भी सीखता हूँ। जो एक कलाकार का, एक टीचर का गुण होता है वो मेरे अंदर भी है। आप इस मॉड्यूल के साथ मैंने अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की है, तो मैं भी सीखता हूँ और आप लोग भी सीखने के साथ और भी बेहतर आप प्रदर्शन करें, इससे बेहतर बनाएं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी सब्जेक्ट के साथ, पार्ट 3 में ड्राई पेस्टल से। लास्ट वीक के वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने एक ड्राई पेस्टल रंगीन में एक डेमो का क्लास लिया था, एक डेमोस्ट्रेशन दिया था। तो उसी पैटर्न पे आप थर्ड भाग में आप देख सकते हैं एक डेमोस्ट्रेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।